तो CBT 2 के लिए अपन पढ़ रहे हैं जो NTPC है उसी CBT 2 के लिए अपन लोग पढ़ रहे हैं। शुरू करें। पहला क्वेश्चन है काइपर बेल्ट क्या है। देखिए काइपर बेल्ट की हम बात करें तो देखिए काई कहाँ पे जमती है, बर्फ वगैरह जहाँ पे चट्टाने रहती है वहाँ पे काई जमती है। तो काइपर का जो एक आप कह सकते हैं काइपर जो बेल्ट है वो किसको कहते हैं, बलून के चारों ओर परिक्रमा करने वाले बर्फीले पिंड। ठीक है, याद करने का ट्रिक मैंने बता दिया कि काई कहाँ पे होती है। काई जिसे शैवाल आप कह सकते हैं वो सब कहाँ पे जमती है, बर्फ के आसपास जमती है। तो जो लास्ट ग्रह हमारा है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमती है लास्ट ग्रह बरूद, उसके चारों ओर, इस बरूद के चारों ओर, ये जो अगर बरूद है तो उसके चारों ओर कुछ पिंड है बर्फीले वो घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ठंडा होती है। आप समझ सकते हैं कि सूर्य से कितना दूरी पे है लास्ट आप कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे ठंडा होता है और ये जो ठंडे के कारण यहाँ पे बर्फ के जो कुछ पीटे घूमते रहती है इस बलून के चारों ओर, उसे कहते हैं काइपर बेल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे वो पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बंदे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी बिंदे है। ठीक है, बंदे बिंदे समझ में आ गया। तो अरबिंदो घोष थे, ठीक है, संपादक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। देखिए अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान, ये सॉरी यहाँ पे एक बार फिर से मैं बना लूँ, ये गुजरात का है और ये राजस्थान है। तो और ये वाला आपका अरावली पर्वत है। ठीक है, तो कावेरी तो साउथ में निकलती है तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, घग्गर ये हरियाणा में बहती है तो ये वाला अरावली से तो निकलेगी नहीं, क्योंकि ये घग्गर इधर बह रही है तो यानी कि ऊपर से नीचे आ रही होगी, हिमालय तरफ से ये घग्गर आ रही होगी। ठीक है, बेतवा, बेतवा ये जो बिंद है मध्य प्रदेश में है, वहां से ये ऊपर की ओर बढ़ती है और ये यमुना की सहायक नदी है। बेताब रहती है यमुना में मिलने के लिए, क्योंकि यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। तो ये भी बेताब रहता था कि हम भी जाके भगवान श्री कृष्ण के साथ खेले। इस तरह से मैंने आपको याद कराया था कि बेतवा किस नदी की सहायक नदी होती है, ये यमुना की। और ये मध्य प्रदेश से होते हुए यमुना, हालांकि ऊपर कोई जल्दी नदी नहीं जाती है। ठीक है, सब नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा है क्योंकि ये बेताब है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि बेतवा विंध्य जो रेंज है यहाँ पे विंध्य पर्वतमाला है उसी से निकल के ये ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर बहती है और ये यमुना में मिल जाती है। तो बचा कौन, यहाँ पे बचा आपके साबरमती। साबरमती जो है वो आपके गुजरात में बहती है और ये जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे राजस्थान है, ये राजस्थान आपका है, तो ये आपका राजस्थान में ही एक पर्वतमाला है अरावली, उसी से निकल के ये नीचे की ओर गुजरात की ओर बहने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईमेल पे रिटर्न एड्रेस के फॉर्जिंग को संदर्भित करता है ताकि ईमेल मैसेज वास्तविक सेंडर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के से आया दिखाई दे। कहने का मतलब इसमें कौन सा टर्म ये जो उपयुक्त सेंटेंस है उसको मैच करता है। देखिए स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग SPOO FING होता है। स्पूफिंग मतलब जैसे स्पैम, आपने सुना होगा कि स्पैम मैसेज है, स्पैम मतलब कि गलत मैसेज जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से एक टर्म आता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है स्पूफ करना, मतलब कि जैसे कि अगर हम, मनीष मेरा नाम है, तो हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे कि मैं मनीष नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे कि आपको ईमेल किसी ने भेजा, आपको ईमेल सपोज कोई टेक्स्ट बुक ने भेजा। ठीक है, टेक्स्ट बुक एक कंपनी है उसने भेजा, लेकिन कोई बीच में कोई पर्सन आ गया और वो टेक्स्ट बुक वाला मैसेज ना करके आप कह सकते हैं कि एक कोई कंपनी का वाईफाई का कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अपनी आइडेंटिटी छिपा लेता है। जैसे कि मैं मनीष हूँ तो मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ तो मैं मनीष रिप्रेजेंट ना करके राकेश कह दूंगा कि मैं राकेश हूँ। ठीक है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को छिपाना ही स्पूफिंग कहलाता है। बात समझ में आई कि कोई भी आपके पास ईमेल या कोई भी चीज़ आती है उसको उसके वास्तविक एड्रेस से ना रिप्रेजेंट करके किसी और के एड्रेस से रिप्रेजेंट करना स्पूफिंग कहलाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ईमेल पे रिटर्न एड्रेस में फोर्जिंग के संदर्भित करता है ताकि ईमेल के मैसेज वास्तविक सेंडर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का आया दिखाई दे। ठीक है,
भारत में कितने रामसागर जो साइट है वो पूछा जा रहा है, तो ये आपके 42 है। देखिए ये रामसागर साइट आपको पता है कि रामसागर एक जगह है, कहाँ की, ईरान की है। तो वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था 1971 में वेटलैंड के संदर्भ में, यानी कि जितने भी वेटलैंड बोले तो जैसे कि लेगून हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, या दलदली क्षेत्र हो गया, इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था। उसको कंजर्व करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो उसके लिए जो सम्मेलन हुआ था रामसागर जगह में हुआ था। रामसागर एक ईरान का जगह है। तो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी उस तरीके के साइट होते हैं जिसको कि मतलब कि रामसागर साइट का दर्जा दिया जाता है, वो कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि उसको कंजर्व करना है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे रामसागर साइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 अभी तक भारत में रामसागर साइट है, ठीक है। वर्ल्ड में बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। योजना से संबंधित पूछा जाता है कि फलाना जो मोदी जी का योजना है वो कब लागू किया गया या कब आया, ठीक है। क्योंकि जितने भी योजनाएं हैं वो काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो हम 15 और 14 के जो योजनाएं हैं उसको याद कर लेते हैं। बाद में हम 16 का भी याद कर लेंगे, 17 का भी याद कर लेंगे। देखिए जैसे मोदी जी 14 में आए थे, तो पहले वो साफ सफाई पे ध्यान दिए। गांव वगैरह में साफ सफाई, यानी कि हर जगह आप कह सकते हैं साफ सफाई पे ध्यान दिए, ठीक है। साफ सफाई के बाद जैसे ही साफ सफाई हो जाएगा तो अगले साल क्या करेंगे, वो इक्विपमेंट लगाएंगे या टेक्नोलॉजी लगाएंगे, ठीक है। मतलब कि पहले तो साफ सफाई होगा। कहीं भी आप रहने जाते हैं या कहीं भी आप निवास करते हैं तो पहले साफ सफाई करते हैं, उसके बाद वहाँ पे बल्ब वगैरह लगाते हैं या लाइटिंग वाइटिंग करते हैं। तो पहले साफ सफाई याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, देखिएगा कैसे मैं सभी योजनाओं को उस ट्रिक से मैं याद करवा देता हूँ। देखिएगा, मेक इन इंडिया, सबसे पहले मोदी जी आए तो क्या कर रहे हैं कि पहले हमको इंडिया को फिर से एकदम से बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे। उसके लिए सबसे पहले साफ सफाई करेंगे। स्वच्छता मिशन दूसरा योजना हो गया जो कि 14 में लागू हुआ। फिर आदर्श सांसद ग्राम योजना, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो साफ सफाई गांव वगैरह में एक सांसद एक गांव को गोद ले लेगा और वहां का जिम्मा ले लेगा कि हम यहाँ के साफ सफाई करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी भी साफ सफाई पे चल रहा है, ठीक है। जो 2014 का जितने भी योजना है साफ सफाई पे चल रहा है। फिर अगर वो साफ सफाई करने के लिए झाड़ू वाड़ू की जरूरत होगी, उसके लिए जनधन योजना बन गया, ठीक है। क्योंकि बैंक में सबके अकाउंट खुलवाएंगे, उसके बाद पैसे डालेंगे तभी साफ सफाई होगा, ठीक है। तो जनधन योजना बन गया उसी साल। उसके बाद साफ सफाई का मतलब ये है कि चूल्हा में खाना नहीं बनाना है, यानी कि एलपीजी में पे खाना बनाना है। तो उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी जो योजना है वो लागू कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए हम बस एक देहाती तरीके से ट्रिक बना रहे हैं कि कैसे पहले साफ सफाई पे जोड़ दे के जितने भी योजना 2014 में मोदी जी आए, जैसे ही पहले साफ सफाई पे ध्यान दिया, साफ सफाई से रिलेटेड जितने भी योजना देख सकते हैं। उसके बाद दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, कौशल मतलब कि यानी कि टेक्निक, कैसे टेक्निक से हम साफ करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे कि जो साफ करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं ना, जिसको कहते हैं कि जो वो कचरा वगैरह है वो अपने अंदर सोख लेता, जो मोटर उसके अंदर रहता है ना, आप अपने रूम में चलाएंगे तो जितने भी डस्ट वगैरह है वो अपने अंदर मतलब कि ले आता है, ठीक है, एक पाइप के थ्रू। तो वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगा, तो उसके लिए कौशल योजना बना दिया गया, ग्रामीण कौशल योजना। कि उस ग्रामीणों के पास कौशल रहेगा तो वो भी उस तरह का यंत्र बना के साफ सफाई करेगा, ठीक है। इस तरह से हम बस ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। उसके बाद एक है इंद्रधनुषी योजना जो कि बच्चों के लिए टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। इसका लक्ष्य 2020 तक ही था, तो अभी तो 2021 चल रहा है, तो इससे मुझे लग रहा है कि नहीं प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 2000 जो 14 है उसका योजनाएं के बारे में तो आपको ट्रिक आ गया। आपको जब भी ये सब दिखे तो आप साफ सफाई से रिलेट कीजिएगा कि मोदी जी जैसे ही आए साफ सफाई पे ध्यान दिया और साफ सफाई से रिलेटेड इन सभी योजनाओं को लागू किया। अब बात कर लेते हैं, जब साफ सफाई हो गया तो अब टेक्नोलॉजी वगैरह लगेगा, अब कुछ बल्ब वगैरह लगेगा, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिएगा इसको कैसे याद रखेंगे। 2014 में नहीं, 2015 में ये सब आया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या हो गया कि जो 14 बरस एक उम्र होता है कि आपका बेटी का या नहीं सॉरी मैट्रिक का जो परीक्षा है वो मिनिमम आपको 14 बरस में देना ही है, यानी कि मैक्सिमम कितना भी हो सकता है लेकिन मिनिमम आपके 14 बरस होनी चाहिए। तो 14 बरस के बाद बेटी पढ़ती नहीं है, क्योंकि उसके बाद कहती है कि नहीं मतलब कि उसके पेरेंट्स लोग क्या कहते हैं कि अब पढ़ेगी नहीं, बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। 10वां तक पढ़ ली काफ़ी है, तो यानी कि 14 बरस तक पढ़ ली काफ़ी है। तो 15वां बरस में नहीं कोई पढ़ाता है, ठीक है।
15 बस में नहीं पढ़ाता तो मोदी जी 15 में ले आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि नहीं इसको पढ़ाओ, ठीक है 15 में पढ़ाओ। 15 में लोग नहीं पढ़ाते हैं, 14 के बाद कहते हैं कि नहीं अब कौन इसको नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि 14 तक मैट्रिक होता है, उसके बाद नहीं पढ़नी चाहिए। तो 15 में मोदी जी ले आए क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, तो 15 में याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं बात कर रहा था कि अब बल्ब वगैरह लगेगा तो स्किल इंडिया होगा, यानी कि स्किल मतलब कि स्किल मतलब क्या कि स्किल जिसके पास रहेगा वही बल्ब वगैरह बनाएगा, ठीक है इस तरह से। उसके बाद डिजिटल इंडिया, डिजिटल में भी बल्ब वगैरह आता है, ठीक है तो याद हो जाएगा। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, इसमें भी ज्योति वर्ड है, ज्योति मतलब कि प्रकाश यानी कि लाइट हो गया। उसके बाद अटल पेंशन योजना को ध्यान रखिएगा, अटल पेंशन योजना 15 में और 25 दिसंबर को इनका बर्थडे भी है, तो 5-5 लास्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है 25 दिसंबर को इनका बर्थडे भी है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना भी 2015 में लागू हुआ था। अ, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, ठीक है इसको भी 15 में याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटी बचा रहे हैं तो उसको बचाना का मतलब बीमा करना होता है। बीमा मतलब वही मेडिकल से संबंधित हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, फिर यहाँ पे देखिए ज्योति आ गया यानी कि प्रकाश, यानी कि 15 फिर से आ जाएगा। फिर मुद्रा योजना, ठीक है। अब मुद्रा योजना में क्या होता है कि ये इसमें लोन दिया जाता है, ठीक है। छोटे उद्यमियों को लोन दिया जाता है, यानी कि फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए या बल्ब वगैरह बनाने के लिए आप कर सकते हैं कि लोन दिया जाता है। तो इस तरह से याद रखें कि मुद्रा योजना भी 2015 में ही लागू हुआ था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी 2015 में लागू हुआ था। तो ये जो 14-15 के जितने भी योजनाएं हैं वो मुझे लग रहा है कि आपको मैंने याद करवा दिया, जिससे कि भविष्य में कभी भी प्रश्न पूछे जाए कि ये वाला योजनाएं कब लागू हुआ था तो आपको याद रहे। 16, 17, 18, 19, 20 सबको अलग अलग से हम याद करवा देंगे, ठीक है। बने रहिएगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।